हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि एपिसोड के लास्ट में हमने देखा था कि ये जॉन छेनी का बैग पकड़ लेता है और कहता है कि ये तो काफी बड़ा सूटकेस है। तो छेनी कहती है कि तुम्हें इससे क्या लगे। ये जॉन कहता है कि मुझे बताओ कि किम बोंगपाल कहाँ है, मैं तुम्हारा सूटकेस चेक करना चाहता हूँ, बताओ तुमने इसमें क्या छुपाया है। छेनी कहती है कि मुझे कैसे पता होगा कि किम बोंगपाल कहाँ पर है, और चाहे मैंने बैग में कुछ भी भरा हुआ हो, तुम्हें इससे क्या लगे। तो फिर वो दोनों एक दूसरे की तरफ बैग खींचने लगते हैं। तो बैग की जिप खुल जाती है और सारा सामान हवा में उड़ने लगता है। यूजोंग देखता है कि छेनी के सर पर चाकू गिरने वाला होता है, तो वो छेनी को अपने पास कर लेता है। फिर वो देखता है कि जो बाल उसको सूटकेस से बाहर दिखाई दे रहे थे वो एक टेडी के बाल होते हैं। यूजोंग टेडी को पकड़ने वाला होता है तो छेनी पहले ही आकर उसे पकड़ लेती है, और जैसे यूजोंग कहने वाला होता है कि मुझे गलतफहमी हो गई थी, इससे पहले ही छेनी उसे जोर से हिट कर देती है। फिर छेनी बैठ चुकी होती है और उसे उसकी दादी की कॉल आती है, जो उसे कहती है कि इतनी बारिश में तुम बाहर क्यों भटक रही हो। तो छेनी कहती है कि वो मुझे कुछ काम निपटाना था। तो उसकी दादी कहती है कि तुम्हें काम निपटाना था, तुम घर आओ वरना मैं तुम्हें निपटा दूंगी। फिर यूजोंग छेनी के पास आता है। छेनी उससे उसका कॉन्टेक्ट नंबर मांगती है, तो यूजोंग उसे अपना कार्ड देता है। छेनी उसका नाम पढ़ती है और देखती है कि वो तो सिविल सर्वेंट होता है। छेनी उसे कहती है कि मेरा वकील तुम्हें कॉल करेगा तो तुम चुपचाप कॉल उठा लेना, मेरे सारे नुकसान की तुम्हें भरपाई करनी होगी। तो यूजोंग कहता है कि ठीक है। फिर यूजोंग के जाने के बाद छेनी अपनी दादी से पूछती है कि आपने मुझे कॉल क्यों की थी। तो मिस जियोनबुक कहती है कि बाहर इतनी बारिश हो रही है, तुम बारिश में आखिर क्यों भीग रही हो, अगर तुम बीमार हो गई तो फिर। तो छेनी अपने बैग को देखते हुए उनसे पूछती है कि आखिर आप मुझे कहीं घूमने क्यों नहीं जाने देती। तो दादी कहती है कि फिर से वही सवाल, आखिर मैं तुम्हारी ऐसी हालत में तुम्हें घूमने के लिए कैसे भेज दूं। छेनी कहती है कि आप क्या चाहती हैं कि मैं बस जिंदा रहूं लेकिन मेरी कोई जिंदगी ना हो और मैं घुट घुट के जीऊं। आखिर आप क्या चाहती हैं, क्या आप ये नहीं सोचती कि लोग सब क्या कहेंगे। तो छेनी की दादी कहती है कि मैं नहीं सोचती और मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। तुम अपने बचपन से ही बीमार रहने लगी थी, लेकिन तुम बहुत प्यारी बच्ची थी, हर वक्त हंसती मुस्कुराती रहती थी। पढ़ाई में तुम थोड़ी कमजोर थी, लेकिन तुम बहुत मेहनती और अच्छी बच्ची थी, और मैं बस उसी छेनी का इंतजार कर रही हूँ। तो छेनी कहती है कि फिर आप इंतजार ना करें, क्योंकि वो छेनी तो कब की मर चुकी है। तो मिस जियोन वो गुस्से से कहती है कि तुम्हें कितनी बार कहा है कि ऐसी मनहूस बातें मत किया करो, ऐसी बातें अक्सर सच हो जाया करती हैं। फिर छेनी वॉइस ओवर करके बताती है कि इससे क्या फर्क पड़ता है, पढ़ना तो मेरा तय है। फिर हमें छेनी की डेथ दिखाते हैं और वो कहती है कि मुझे ये नहीं पता था कि मेरी मौत ऐसे होगी, और वो भी इन दोनों के सामने और अपनी दादी से दूर। फिर हमें मिस्टर सोंग को दिखाते हैं जो रॉबिन के घर में होते हैं और कहते हैं कि छत तो अभी भी टपक रही है, तुम्हारे 20 लाख तो इसी पानी में स्वाहा हो गए, और इसी तरह सब तुम्हें बेवकूफ बना चाहते हैं और इसीलिए तुम्हारा नाम घोचू घंटा रखा गया है। और फिर कहता है कि काश पैसे भी इस छत से ऐसे ही टपकते। रॉबिन कहता है कि हाँ, फिर तो जिंदगी ही बन जाती। फिर उन्होंने रामिन के लिए जो पानी रखा होता है, तो मिस्टर सोंग कहते हैं कि ये पानी अभी तक उबला क्यों नहीं है। जैसे ही वो देखने के लिए ढक्कन उठाने लगते हैं तो वो गर्म होता है और मिस्टर सोंग का हाथ जल जाता है। तो वो कहता है कि जिंदगी तो मेरी ले लेके मजे ले रही है। और रॉबिन कहता है कि कुछ लोग तो ऐसे हैं जो 5 करोड़ अपनी एक ही छुट्टियों में लगा रहे हैं। तो मिस्टर सोंग कहते हैं कि ये कौन बेवकूफ है जो इतने पैसे अपनी एक ही छुट्टी पे जाया कर रहा है। तो रॉबिन कहता है कि तुम्हारे ख्याल से मैं कितने अमीर लोगों को जानता हूँ। तो मिस्टर सोंग कहते हैं कि क्या वो हार्टी किचन की दादी जा रही हैं क्या, वो इस उम्र में घूम के क्या करेंगी। और फिर वो कहता है कि अरे नहीं, क्या उसकी पोती जा रही है, वो उल्टी खोपड़ी यून छेनी। और फिर उल्टी खोपड़ी कहते ही बाहर बिजली कड़कती है और दरवाजे पे खड़ी हुई छेनी उन दोनों को दिखाई देती है और वो दोनों डर जाते हैं। मिस्टर सोंग अपने पास से पड़ी हुई चीज उठाते हैं और उसकी तरफ फेंकते हैं और कहते हैं कि चुड़ैल कहेंगी, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। छेनी कहती है कि तुमने मुझे उल्टी खोपड़ी कहा। तो मिस्टर सोंग कहते हैं कि अब उल्टी खोपड़ी को उल्टी खोपड़ी नहीं तो क्या सीधी खोपड़ी कहूंगा। तो छेनी कहती है कि हाँ बिल्कुल ठीक कहा, नौटंकी चाचा। तो मिस्टर सोंग कहते हैं कि नौटंकी चाचा बदतमीज कहेंगी, मैं तुमसे बड़ा हूँ। छेनी कहती है कि अब नौटंकी को नौटंकी नहीं तो फिर क्या कहूंगी। मिस्टर सोंग गुस्से में आने लगते हैं तो रॉबिन उसे रोकता है और कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, और छेनी को भी रोकता है। तो छेनी रॉबिन को धक्का देते हुए साइड पे करती है और कहती है कि घोचू घंटे तू हमारे बीच में मत आ। तो रॉबिन कहता है कि मुझे बार बार घोचू घंटा बुलाना बंद करो, मुझे ऐसे बहुत बुरा लगता है, तुम दोनों को इतने अच्छे अच्छे नाम मिले हैं, मेरे साथ तो ये ज्यादती है, अगर बुलाना ही है तो मुझे गुरु घंटाल बुला लो। तो छेनी कहती है कि घंटा तो घंटा ही होता है। तो मिस्टर सोंग कहते हैं कि बिल्कुल सही कहा है, चेला बनने की औकात नहीं है और गुरु बनने चले हो। तुम्हें पता भी है कि गुरु बनने के लिए क्या चाहिए होता है, गुरु बनने के लिए दिल में शांति और दिमाग चाहिए होता है, और तुम्हारे पास तो दिमाग है ही नहीं। तो छेनी कहती है कि वाह चाचा, क्या
बड़ा ज्ञान पेला है, ऐसे ही अपनी बीवी के सामने क्यों नहीं बोलते। तो मिस्टर सॉन्ग कहते हैं कि तुम भी तो घूमने जाना चाहती हो, तुम्हारी दादी ने तुम्हें मना कर दिया है, तो उनकी इजाजत के बगैर तुम कैसे घूमने जाओगी। तो फिर आखिर तुम्हारा मुंह तुम्हारी दादी के सामने क्यों नहीं खुला। और यहाँ पर हर कोई तुम्हारी दादी को जानता है और कोई ना कोई तुम्हारी चुगली जरूर कर देगा, तो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना मैं ही चुगली कर दूं। तो चेनी उन दोनों से कहती है कि मेरी बात कान खोल के सुन लो, मुझे तुम दोनों की मदद चाहिए। तो दोनों ही अपना मुंह फेर लेते हैं। मिस्टर सॉन्ग कहता है कि मैं तुम जैसी उल्टी खोपड़ी की मदद क्यों करूंगा। तो जैसे ही चेनी कहती है कि मैं तुम दोनों को इसका इनाम दूंगी पूरे 50 लाख वॉन, तो साथ ही मिस्टर सॉन्ग तमीज से खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि बोलिए आपका क्या हुक्म है मीम साहब। तो चेनी कहती है कि सबसे पहले तो मेरा सामान अंदर लेकर आना है। तो मिस्टर सॉन्ग कहता है कि मैं हूँ ना, मैं ले आऊंगा आपका सामान। फिर वो दोनों बाहर को जाने लगते हैं। तो मिस्टर सॉन्ग कहते हैं कि हमारी किस्मत भी कितनी कुत्ती चीज है ना, हम जैसे गरीबों को अमीरों के आगे अपने घुटने टेकने ही पड़ते हैं। फिर चेनी कहती है कि क्या यहाँ पर मैंने कोई गलती कर दी है और क्या मैंने अपनी कब्र खुद खोदी है। फिर हमें यूजोंग को दिखाते हैं जिसके रूम में एक औरत आती है और फिर कहती है कि तुम हमेशा की तरह आज भी शोर मचा रहे हो, तुम आखिर करते क्या हो रात में, तुम तो अकेले रहते हो ना। फिर आखिर इतना शोर किस बात का होता है, मुझे अभी नीचे से कॉल आई है, उन्होंने मुझे फिर से कहा है कि तुम शोर मचा रहे हो। तो यूजोंग उनसे कहता है कि मुझे माफ कीजिएगा, मैं आगे ध्यान रखूंगा। फिर यूजोंग अपना डोर लॉक करते हुए अंदर आता है और हम उसका रूम देखते हैं जो पूरी तरह से बिखरा हुआ होता है। घर की हर चीज को टेप से चिपकाया हुआ होता है जो कि अब उखड़ गई होती है। फिर यूजोंग कचरे के ढेर की फाइल को देख रहा होता है तो उसे कॉल आती है। यूजोंग कॉल भी करता है और कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं खुद कॉल करूंगा, मुझ पर नजर मत रखो, मैं सब संभाल लूंगा। फिर यूजोंग वंडर किंडर प्रोजेक्ट की फाइल को निकालता है। उस फाइल में बहुत से बच्चों की तस्वीरें होती हैं और ऑर्फनेज के नाम पर उन बच्चों पर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा होता है और फिर वहाँ पर आग लग जाती है और सब कुछ बर्बाद हो जाता है। दुनिया के सामने आ जाता है कि वो कोई ऑर्फनेज नहीं है बल्कि वहाँ पर इलीगल एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। ये सब एक्सपेरिमेंट करने वाले डॉक्टर हान को अरेस्ट कर लिया जाता है और फिर उसी फाइल में यूजोंग मिस्टर सांगमू को देखता है जो कि उस जगह के सिक्योरिटी गार्ड होते हैं। फिर यूजोंग मिस्टर सांगमू को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। सांगमू जहाँ रह रहे होते हैं वहाँ पर पहुँचता है तो देखता है कि एक ट्रॉली पूरी तरह से क्रश हो चुकी होती है और इसी ट्रॉली के पास वो चर्च का पैम्पलेट पड़ा हुआ भी देखता है। फिर हमें सांगमू को दिखाते हैं जिसे चर्च के लोग उठाकर ले आए होते हैं और उन्हें एक रूम में बंद भी कर दिया होता है। सांगमू बाहर देखते हैं तो उन्हें वहाँ पर बोंगपाल दिखता है। बोंगपाल को एक बड़े से कंटेनर में लिक्विड के अंदर रखा जाता है और बोंगपाल बहुत ही बुरी हालत में होते हैं। फिर हमें छेनी को दिखाते हैं। छेनी की वीडियो रिकॉर्ड की जा रही होती है। छेनी को बांधा हुआ होता है और वो कह रही होती है कि दादी प्लीज आप इन लोगों को पैसे दे दो तो फिर ये लोग मुझे छोड़ देंगे, इन्हें 5 लाख नहीं 5 करोड़ चाहिए, प्लीज दादी आप इन लोगों को पैसे दे दो। फिर रॉबिन और मिस्टर सॉन्ग दोनों वीडियो देख रहे होते हैं और किडनैपिंग में मिस्टर सॉन्ग और रॉबिन ने ही की होती है। रॉबिन कहता है कि मुझे ये सब करना अच्छा नहीं लग रहा। तो मिस्टर सॉन्ग कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि मुझे ये सब बहुत अच्छा लग रहा है। वो दोनों यूं ही अपनी बातें कर रहे होते हैं कि छेनी की हार्ट बीट तेज होने लगती है। छेनी उन दोनों को बुलाने की कोशिश तो करती है लेकिन उसकी आवाज नहीं निकलती। तो कहने लगती है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरी हार्ट बीट इतनी तेज क्यों हो रही है, मुझे तो अभी किलिमांजारो घूमने जाना था और अरोरा भी देखना था। फिर हमें चेनी की दादी को दिखाते हैं जो टाइम देख रही होती है कि ये अभी तक क्यों नहीं आई और फिर चेनी की भी अपनी दादी को याद करते हुए मौत हो जाती है। तो मिस्टर सॉन्ग चेनी की तरफ होते हैं और कहते हैं कि ये वीडियो कुछ अच्छी नहीं आई, हम दोबारा से वीडियो बना लेते हैं। तो एक्शन एक्शन कहने के बाद भी चेनी नहीं हिलती तो मिस्टर सॉन्ग उसे देखने लगते हैं। मिस्टर सॉन्ग चेनी के पास जाते हैं, उसका चेहरा ऊपर करते हैं तो देखते हैं कि उसकी आंखें तो खुली होती हैं। फिर वो चेनी की सांसों को चेक करते हैं जो कि बंद हो चुकी होती है। मिस्टर सॉन्ग भी पैनिक हो जाते हैं और कहते हैं कि जल्दी से डिलीट करो। तो रॉबिन कहता है कि क्या, लेकिन क्यों। मिस्टर सॉन्ग चेनी की वीडियो डिलीट करने की कोशिश करते हैं लेकिन डर की वजह से वो नहीं कर पाते। फिर वो कैमरा रॉबिन को पकड़ा देते हैं। रॉबिन कैमरा फेंक देता है लेकिन वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाती है। रॉबिन कहता है कि मुझे बहुत डर लग रहा है और ये चेनी को क्या हो गया है और तुम ऐसे क्यों कर रहे हो। फिर चेनी को उसकी दादी की कॉल आती है तो मिस्टर सॉन्ग और रॉबिन डर जाते हैं। फिर चेनी हमें वॉइस ओवर करके बताती है कि 9:27 पर 1999 के किसी महीने में, अब मैं आप सबको कैसे बताऊं लेकिन मैं सच में मर चुकी थी। फिर चेनी की दादी को दिखाते हैं जो गुस्सा कर रही होती है कि ये मेरी कॉल क्यों नहीं उठा रही, मैं इसमें जितना मर्जी गुस्सा कर लूं लेकिन फिक्र तो मुझे होती ही है। फिर हमें जुनवू को दिखाते हैं जो बहुत से केसेस की छानबीन कर रहा होता है और चेनी की दादी उसी को कॉल करती है। जुनवू कहता है कि क्या हुआ, क्या वो फिर से आपकी कॉल पिक नहीं कर रही। तो मिस जॉनबुक कहती है कि तुम तो जानते ही हो
ना उसे, अब जल्दी से मुझे उसकी लोकेशन ट्रेस करके बताओ कि वो कहाँ पर है। तो जुनू कहता है कि इसमें बहुत पैसे लगेंगे। तो चेनी की दादी कहती है कि पैसे लगेंगे, अगर तुमने पुलिस की नौकरी ना छोड़ी होती तो ये काम अभी मुफ्त में हो जाना था। तुम्हें किसने कहा था कि तुम पुलिस की नौकरी छोड़ो। तो जन्मू कहता है कि ठीक है, मैं भी पता करके आपको बताता हूँ। फिर हमें चेनी को दिखाते हैं, रॉबिन उसे CPR दे रहा होता है और अब इन दोनों को यही टेंशन होती है कि चेनी तो मर चुकी है और हमने तो उसकी फेक किडनैपिंग की थी, लेकिन कोई भी अब हमारी इस बात पर यकीन नहीं करेगा। सबको यही लगेगा कि हमने किडनैप करके इसे मार दिया है। रॉबिन उसे एम्बुलेंस को कॉल करने का कहता है। तो मिस्टर सॉन्ग कहते हैं कि अब बहुत देर हो चुकी है, तुम इसकी आंखें देखो, इसकी आंखें फैल चुकी है और ये मर चुकी है। और फिर वो दोनों यूं ही टेंशन में बातें कर रहे होते हैं कि अब हम दोनों क्या करें। मिस्टर सॉन्ग कहते हैं कि हम इसे कहीं फेंक आते हैं। तो रॉबिन कहता है कि फेंक आते हैं, चेनी कोई कचरा नहीं है, वो मेरी दोस्त है। तो मिस्टर सॉन्ग कहते हैं कि मैं भी वही कह रहा हूँ, वो तो बस मेरे मुंह से निकल गया, हम बस इसे कुछ देर के लिए कहीं छुपा देते हैं। रॉबिन कहता है कि हम पुलिस को बता देंगे कि हमने कुछ भी नहीं किया है और ये तो सिर्फ फेक किडनैपिंग थी। मिस्टर सॉन्ग कहते हैं कि कोई हमारी बात पर यकीन क्यों करेगा, जिसका आइडिया था वो तो खुद ही मर चुकी है। फिर चेनी हमें वॉइस ओवर करके बताती है कि मैं भी कितनी बड़ी बेवकूफ हूँ, मरने से पहले घूमने जाने के लिए मैंने फेक किडनैपिंग का प्लान किया और उसी में मर गई। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं जब चेनी उन दोनों को फेक किडनैपिंग के लिए मना रही होती है। कहती है कि तुम दोनों के मुंह तो ढके हुए होंगे, एक बस मेरे साथ खड़ा होगा और एक वीडियो लेगा, आखिर इसमें इतना मुश्किल क्या है। रॉबिन कहता है कि पैसों का इंतजाम इस तरह से होने वाला था, तुम्हें शर्म करनी चाहिए। चेनी कहती है कि तुम लोग मुझ पर भरोसा रखो, हम नहीं पकड़े जाएंगे और अगर हम पकड़े गए तो तुम मुझे गोली मार देना। मिस्टर सॉन्ग कहते हैं कि तुम्हें नहीं लगता कि हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है, तुम्हें 5 करोड़ मिल रहे हैं और हमें सिर्फ 50 लाख। तो चेनी कहती है कि रहने दो, मैं किसी और को ढूंढ लूंगी। तो साथ ही मिस्टर सॉन्ग कहते हैं कि रॉबिन वीडियो तुम बनाओगे या फिर मैं। तो रॉबिन कहता है कि देखो, मुझे दादी के बारे में सोच के बुरा लग रहा है, हमें उनके साथ ऐसा तो नहीं करना चाहिए, तुम ऐसा करने से पहले एक बार सोच तो लो। तो चेनी कहती है कि क्या तुम्हें जरा भी उन पे गुस्सा नहीं आ रहा, और रॉबिन को कहती है कि याद करो उन्होंने इतने सालों में तुम्हें कितना तंग किया है। तो रॉबिन याद करते हुए थोड़ा सा गुस्से में आता है, तो साथ ही कहता है कि अपना हाथ हटाओ, और वैसे भी तुम्हें ये घूमने जाने की चुल क्यों मची हुई है। तो चेनी कहती है कि वो इसलिए क्योंकि अगर मैं अभी नहीं गई तो शायद कभी भी नहीं जा पाऊंगी। रॉबिन कहता है कि देखो, मुझे तुम्हारे दिल की और दादी की दोनों की फिक्र है। तो चेनी कहती है कि मैंने उनके लिए एक चिट्ठी लिख दी है, वो उसे पढ़कर मुझे माफ कर देंगे। तुम मुझे बताओ कि तुम मेरी मदद करोगे या फिर नहीं। मेरा घूमने जाने का बहुत मन है और पहली बार तो ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं जिंदा हूँ। फिर हमें दिखाते हैं कि वो दोनों चेनी को ट्रॉली पर डाले लेकर जा रहे होते हैं। एक दूसरे को हौसला देते हुए वो दोनों उस कचरे के ढेर के पास पहुंच जाते हैं। मिस्टर सॉन्ग कहते हैं कि ये जगह सही है, हम यहाँ पर चेनी को छुपा सकते हैं। इस जमीन की ना तो इसके मालिक को पड़ी है और ना ही सरकार को, ये तो कचरे का ढेर है। रॉबिन कहता है कि क्या ऐसा करना ठीक होगा। तो मिस्टर सॉन्ग कहते हैं कि बस कुछ ही देर की बात है, और वैसे भी चेनी को भी अच्छा नहीं लगेगा अगर उसके प्लान की वजह से हम दोनों जेल में जाएंगे। फिर जब वो दोनों गमगीन होते हुए चेनी को उठाकर नीचे लेकर जाने वाले होते हैं तो वहाँ पर जुयोंग आ जाता है। जुयोंग कहता है कि कौन है वहाँ पर। जुयोंग की आवाज सुनकर वो दोनों ट्रॉली के आगे आ जाते हैं ताकि वो चेनी को ना देख सके। जुयोंग मिस्टर सॉन्ग को देखता है और कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, पहले तुम कचरा फैलाने की शिकायत करते हो और फिर खुद भी यहाँ पर आकर कचरा फैलाते हो। मिस्टर सॉन्ग अपनी लाइट को जुयोंग के चेहरे पर मारता है और कहता है कि तुम तो वो सिटी हॉल वाले टट्टू हो ना, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो जुयोंग कहता है कि मैं तो तुम्हें नेक नागरिक समझते हुए तुम्हारी शिकायत की जांच करने आया था। तो मिस्टर सॉन्ग कहते हैं कि तुम भूल गए हो क्या, तुम्ही ने तो मुझे कहा था कि सरकार इस मामले में कुछ नहीं कर सकती और मैं अपनी शिकायत को वापस लेता हूँ, तो तुम यहाँ से चले जाओ। फिर जुयोंग उनके पीछे ट्रॉली देखता है तो कहता है कि तुम्हारे पीछे क्या है। जुयोंग ट्रॉली को देखने के लिए आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता है तो वो दोनों भी पीछे होने लगते हैं। फिर ट्रॉली को धक्का लगता है तो वो नीचे जाने लगती है। फिर चेनी की डेड बॉडी जाकर उसी गंदे पानी में गिर जाती है। जुयोंग देखता है तो कहता है कि वो कौन है। तो मिस्टर सॉन्ग कहते हैं कि वो एक पुतला है। जुयोंग कहता है कि क्या मैं तुम्हें कोई पागल दिखता हूँ। तो मिस्टर सॉन्ग ऐसे चेहरा बनाते हैं कि हो सकता है। रॉबिन की तरफ देखता है तो रॉबिन भी हाँ में सर हिलाता है कि तुम तो हमें पागल ही दिखते हो। फिर जुयोंग उन दोनों के चेहरे की तरफ देखता है जिसकी हवाइयाँ उड़ी होती हैं तो नीचे जाने लगता है देखने के लिए कि आखिर वो कौन है। मिस्टर सॉन्ग और रॉबिन आगे आगे भागने लगते हैं और वो दोनों भी जाकर पानी में गिर जाते हैं। जुयोंग पानी से बाहर ही रुक जाता है। फिर वो चेनी को देखता है तो कहता है कि तुम लोग यहाँ पर लाश फेंकने के लिए आए थे।
तो मिस्टर सॉन्ग कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, हमने बस इसकी फेक किडनैपिंग की थी। तो जुयोंग कहता है कि क्या तुम लोगों ने इसे किडनैप करके इसे मार डाला? तो मिस्टर सॉन्ग कहते हैं कि नहीं, हम आखिर ऐसा क्यों करेंगे? क्या तुम्हें हमारा चेहरा ऐसा दिखता है कि हम किसी का कत्ल करेंगे? हम लोग तो एक ही घर में रहते हैं, मैं इसके हार्टी किचन की दादी को भी जानता हूँ। तो युजोंग कहता है कि हार्टी किचन यानी तुम इस उल्टी खोपड़ी की बात कर रहे हो। और फिर यूं ही बातों बातों में जैसे ही रोबिन पीछे देखता है तो छेनी वहाँ पर नहीं होती। मिस्टर सॉन्ग और रोबिन पानी में छेनी को ढूंढने लगते हैं। युजोंग कहता है कि क्या तुम्हारा एक और साथी है? तो रोबिन कहता है कि नहीं, हमारा कोई साथी नहीं है और हमने कुछ भी नहीं किया है। युजोंग कहता है कि अगर तुम्हारा कोई साथी नहीं है तो लाश आंखों के सामने से गायब कैसे हो सकती है? मिस्टर सॉन्ग कहते हैं कि हमने कुछ नहीं किया है और हमें पता था कि कोई भी हमारी बात का यकीन नहीं करेगा, इसलिए हम ये सब कर रहे हैं। युजोंग अपना मोबाइल निकालता है और पुलिस का नंबर डायल करता है और कहता है कि अगर तुम लोगों ने मुझे सब कुछ सच सच ना बताया तो मैं पुलिस को कॉल कर दूंगा। मिस्टर सॉन्ग कहते हैं कि मिस्टर टट्टू तुम रुक जाओ और मेरी बात सुनो। और फिर वो युजोंग की तरफ भागते हुए उससे मोबाइल छीनने की कोशिश करता है। युजोंग के हाथ से मोबाइल छूट जाता है और आगे गिर जाता है। मिस्टर सॉन्ग युजोंग को कहते हैं कि तुम मेरी बात तो सुनो, हमने सच में कुछ नहीं किया है, वो तो बैठे बैठे ही खुद ही मर गई। लेकिन अगर तुम पुलिस को किडनैपिंग और मर्डर के बारे में बताओगे तो वो हमें ही जेल में डालेंगे। मिस्टर सॉन्ग अपनी बात खत्म करते हैं, इतने में ही उन्हें कॉल की आवाज आती है जिसमें पुलिस ऑफिसर कह रहे होते हैं कि क्या आप किडनैपिंग और मर्डर की बात कर रहे हैं? तो मिस्टर सॉन्ग और रॉबिन यही कहने लगते हैं कि हमने कुछ नहीं किया है। युजोंग जल्दी से उठता है और कॉल बंद कर देता है। उसे पुलिस की दोबारा से कॉल आ जाती है। पुलिस ऑफिसर उसकी आईडी ट्रैक कर लेते हैं और कहते हैं कि क्या आप युजोंग बोल रहे हैं? हमें ये इमरजेंसी लगी इसलिए हमने आपकी आईडी ट्रैक कर ली और आप सेफ तो है ना, आप फिक्र ना करें, थोड़ी ही देर में पुलिस आपके पास पहुंच जाएगी। रॉबिन और मिस्टर सॉन्ग तो रोने लगते हैं। फिर हमें छेनी की दादी को दिखाते हैं जो छेनी का घर पे इंतजार कर रही होती है। फिर पुलिस ऑफिसर्स वहाँ पर आ जाते हैं। एक पुलिस ऑफिसर रॉबिन और एक मिस्टर सॉन्ग के साथ होता है। मिस्टर सॉन्ग पानी में होते हैं तो पुलिस ऑफिसर को भी पानी में जाना पड़ता है। मिस्टर सॉन्ग उसके ऊपर पानी फेंक रहे होते हैं। दूसरा पुलिस ऑफिसर रॉबिन के पास होता है। वो रॉबिन से सवाल जवाब करता है लेकिन रॉबिन कोई भी जवाब नहीं दे रहा होता। तो पुलिस ऑफिसर रॉबिन को छोड़ के युजोंग के पास आते हैं और कहते हैं कि क्या आप ही युजोंग हैं? तो युजोंग कहता है कि जी हाँ, ये दोनों यहाँ पर लाश फेंकने के इरादे से आए थे और मैंने ये सब कुछ देखा है। पुलिस ऑफिसर कहते हैं कि आपने कहा है कि हार्टी किचन की दादी की जो पोती छेनी है ये उसकी लाश फेंकने आए थे। तो युजोंग कहता है कि जी हाँ। तो पुलिस ऑफिसर कहते हैं कि वो जो आपके पीछे खड़ी है, क्या आप उसकी बात कर रहे हैं? युजोंग पीछे देखता है तो छेनी दूर खड़ी होती है। तो युजोंग कहता है कि जी हाँ, उसी की बात कर रहा हूँ। फिर वो अपने सेंसेस में वापस आता है और दोबारा से पीछे मुड़कर छेनी को देखता है जो खड़ी होती है। मिस्टर सॉन्ग भी छेनी को देखते हैं तो रॉबिन से कहता है कि ये तो छेनी है ना। जैसे ही रॉबिन छेनी को देखता है तो डर से बेहोश हो जाता है। फिर छेनी और युजोंग दोनों सोचते हैं कि ये तो मर चुकी थी। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं कि जिस जगह पर युजोंग ने छेनी का बैग खोला था और चाकू उसके ऊपर गिरने वाला था, तो युजोंग छेनी को अपनी तरफ खींच लेता है और चाकू को अपनी पावर यूज करते हुए दीवार में लगा देता है और फिर वाटर पाइपलाइन टूट जाती है और छेनी के ऊपर सारा पानी गिर जाता है। तो युजोंग बाद में अपनी पावर को यूज करते हुए वाटर पाइपलाइन को भी जोड़ देता है। तो फिर अब छेनी दोबारा जिंदा कैसे हुई और वो कहाँ चली गई थी, इसके बारे में हमें नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट।